आज की इस वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के पूरे शो को। आप लोग ने तो इस शो को अपने बचपन में जरूर देखा होगा, बट क्या आप लोग इसकी पूरी स्टोरी याद है? जैसे कि तीनों बच्चे हमारे ऑटोबॉट से कैसे मिले, और ये छोटे रोबोट स्क्रैप हिल ने कैसे इन बड़े ऑटोबॉट्स की बैंड बजाई, और ये मेगाट्रॉन फिर से जिंदा कैसे हो गया, और ऐसा आखिर क्या हुआ था जिस वजह से ऑटोबॉट्स को मेगाट्रॉन की हेल्प लेनी पड़ी। ऐसे ही बहुत कुछ इस शो से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना। और अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक रेड कार को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लिफ जंपर होता है। क्लिफ जंपर और आरसी बात कर रहे होते हैं, तभी क्लिफ जंपर को एनर्जॉन का सिग्नल मिलता है और वो वहां पर चला जाता है। और जैसे ही वो वहां पर जाता है उसको एनर्जॉन तो मिलता है, उसके साथ पर डिसेप्टिकॉन भी मिल जाते हैं। क्लिफ जंपर के ऊपर बहुत सारे व्हीकल अटैक करते हैं और उसको शूट करने लग जाते हैं। उनका निशाना बहुत ही बेकार होता है, इसलिए क्लिफ जंपर को शूट नहीं कर पा देते हैं। और ये बहुत ही वीक डिसेप्टिकॉन होते हैं जो कि हमें हर बार ऑटोबॉट से पिटते हुए दिखते हैं, मतलब एक तरीके से सिपाही है मेगाट्रॉन के। तो वैसे ही एक व्हीकल का निशाना गलती से एनर्जॉन पे लग जाता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे ये क्लिफ जंपर का कुछ ऐसा हाल होता है। इस टाइम क्लिफ जंपर पूरे तरीके से मरा नहीं था, पर जैसे उसको स्टार स्क्रीम के पास लेके आते हैं, स्टार स्क्रीम उसको पूरा मार देता है। तब तक आरसी बेस को कांटेक्ट करती है और सारे ऑटोबॉट्स वहां पर आते हैं, यहाँ तक कि ऑप्टिमस प्राइम भी वहां पर आ जाता है। वो लोग वहां पर क्लिफ जंपर की हेल्प करने आए थे, पर जैसे ही वो लोग वहां पर आते हैं वो लोग देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ वहां पर एनर्जॉन होता है। और आरसी को एक क्लिफ जंपर की हॉर्न मिलती है जिससे उसको पता चल जाता है कि क्लिफ जंपर अब नहीं रहा। वो लोग यार मातम बना ही रहे होते, तभी आरसी वहां से चल जाती है और वो एक जगह पहुंचती है जहां पर हमें फर्स्ट इंसानी दोस्त उनका जैक देखने को मिलता है। जैक अपना काम कर रहा होता है, तभी उसको कमाल की बाइक आरसी दिखती है। वो आरसी के पास जाता है और उसमें बैठ जाता है। तभी वहां पर कुछ व्हीकल्स आते हैं जो कि देख लेते हैं आरसी को, और वो आरसी पे अटैक करने लगते हैं और आरसी जैक को लेके अपने साथ निकल जाती है। आरसी ने अपने बैकअप में बम्बलबी को बुला लिया था। फिर जैसे ही वो लोग एक जगह रुकते हैं, वहां पर यार व्हीकल्स जितने भी थे वो अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। उनसे फाइट करने के लिए आरसी को अपने असली फॉर्म में आना पड़ता है, और वहां पर बम्बलबी भी आ जाता है, वो भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है। और ठीक उसी जगह हमें उनका दूसरा इंसान रैप भी देखने को मिलता है जो कि आगे उनका पार्टनर बनने वाला है। और तभी एक दूसरे ऑटोबॉट बल्कहेड की एंट्री होती है और तीनों मिलकर वो सारे व्हीकल्स को डिफीट कर देते हैं। नेक्स्ट डे होता है, फिर हमें रैप देखने को मिलता है जो कि जैक से मिलने आया था, और वहां पर बम्बलबी भी आता है रैप को अपने साथ लेके जाने के लिए, और साथ में आरसी भी आती है जैक को लेके जाने के लिए। अब वहां पर हमें तीसरी इंसान भी देखने को मिलती है जो होती है मिको, जो कि यार आरसी की ड्राइंग कर रही होती है, पर आरसी अचानक से गायब हो जाती है। मिको यार आरसी को ढूंढने के लिए आगे जाती है, पर वो देखती है आरसी अपने असली फॉर्म में आ गई थी, और वो जैक को कन्विंस कर रही होती है अपने साथ जाने के लिए, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम का ये ऑर्डर था। ऑप्टिमस प्राइम ने इनको ऑर्डर दिया था कि जो दो इंसान ने तुम्हें देखा है उनको मेरे पास लेके आओ, क्योंकि उनकी जान को खतरा होगा, क्योंकि उनको डिसेप्टिकॉन ने भी देख लिया था। और वो तीनों फिर ऑटोबॉट के बेस पे आ जाते हैं, और एक सीक्रेट लोकेशन होता है जिसका किसी को नहीं मालूम है। और वहां पर हमें एक दूसरा ऑटोबॉट रैचेट भी देखने को मिलता है जो कि यार वहां का डॉक्टर ऑटोबॉट होता है। ये फाइटिंग वगैरह बहुत ही कम करता है। तभी यार जैक उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हमारे प्लेनेट पे क्यों आए हैं? तो ऑप्टिमस प्राइम बताता है कि उनको डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए। ऑप्टिमस प्राइम बताता है कि उनके प्लेनेट पे वॉर चला था, ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन दोनों के बीच वॉर चला था, जिस वजह से उनका प्लेनेट खत्म हो गया। और साथ में ये भी बताया कि आखिर मेगाट्रॉन कितना बुरा है, अगर वो आता है तो पूरी तरह बर्बादी होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि डिसेप्टिकॉन को मेगाट्रॉन का सिग्नल मिल गया है, इसलिए वो स्पेस ब्रिज से मेगाट्रॉन को यहाँ पर बुला लेते हैं। स्पेस ब्रिज एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से इधर उधर कहीं भी आसानी से जाया जा सकता है। उसकी हेल्प से उन लोगों ने मेगाट्रॉन को अपने शिप पे बुलाया था। नेक्स्ट सीन में हमें एक नए इंसान एजेंट फाउलर को दिखाया जाता है, एक और ऐसा इंसान जिसको यार ऑटोबॉट्स के बारे में पता है। एजेंट फाउलर एक मिलिट्री एजेंट है, और उन्होंने ही ऑटोबॉट को रहने के लिए एक जगह दिया था जहां पर यार वो लोग सेफ तरीके से रह सके। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से मेगाट्रॉन को दिखाया जाता है जो यार अपने साथ डार्क एनर्जॉन को लेके आया था। डार्क एनर्जॉन एक ऐसी चीज होती है जो कि मरे हुए चीज को जिंदा कर सकती है, और वो उसका यूज क्लिफ जंपर पे करता है। क्लिफ जंपर मरा हुआ फिर से जिंदा हो जाता है, पर इस बार वो ज़ॉम्बी फॉर्म में जिंदा हो गया था। जैसे क्लिफ जंपर का सिग्नल ऑनलाइन आता है, सारे ऑटोबॉट्स उस जगह पे पहुंचते हैं, और वो लोग देखते हैं कि वो एक एनर्जॉन माइन होती है जहां पर बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जिनका ये लोग सामना करते हैं। और आरसी जाती है क्लिफ जंपर के पास। आरसी को लग रहा था शायद क्लिफ जंपर सही होगा, और जैसे ही उसके पास जाती है वो देखती है क्लिफ नहीं है, ये एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो लोग यार एक एनर्जॉन माइन में थे। तभी वहां पर स्टार स्क्रीन आता है, वो एक ग्रेनेड का यूज करता है और फेंक देता है जिससे सारे ऑटोबॉट खत्म हो जाए, पर ये ऑटोबॉट बच जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम ने उसी टाइम ग्राउंड ब्रिज ओपन करवाया था जिससे वो लोग वापस से बेस पे आ पाते हैं। ग्राउंड ब्रिज भी स्पेस ब्रिज जैसा ही है, बस उसका छोटा फॉर्म है। अर्थ में यार कहीं भी वो इधर उधर ट्रैवल कर सकता है ग्राउंड ब्रिज की हेल्प से। उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सारे ऑटोबॉट्स को ऑर्डर देता है इंसानों को प्रोटेक्ट करने का। आरसी को जैक देता है, बम्बलबी को रैप देता है, और बल्कहेड को मिको को देता है, और ये तीनों का काम था अपने दिए हुए इंसान को प्रोटेक्ट करने का। उसका नेक्स्ट सीन आता है जहां में फिर से मेगाट्रॉन को दिखाया जाता है, और इस बार उसके पास इतना सारा डार्क एनर्जॉन था, वो छोटे डार्क एनर्जॉन के पार्टिकल को लेता है अपने बॉडी में डाल लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके और मेगाट्रॉन डार्क एनर्जॉन का एक छोटा सा पीस लेके अपने साथ चल जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से ऑटोबॉट और मिको, जैक और रैप को दिखाया जाता है जो कि बेस पे आ जाते हैं। तभी ऑप्टिमस और रैचेट ग्राउंड ब्रिज ओपन करके एक जगह जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं बेस पे तुम तीनों रहना, पर आरसी की बात नहीं सुनती और बम्बलबी को बोलती तुम मेरे साथ चलो, और बल्कहेड को इंचार्ज बना देती है कि यार तुम्हें इस जगह की देखभाल करना है। तभी वहां पर एजेंट फाउलर आ जाता है। एजेंट फाउलर को इन इंसानों के बारे में पता चल गया था, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था ऑटोबॉट्स के ऊपर। उसने कहा कि वापस से मैं इनको इनके घर पे भेज दूंगा, पर बल्कहेड बोलता है कि ये ऑप्टिमस प्राइम का ऑर्डर है। ऑप्टिमस प्राइम का ऑर्डर है जो कि उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब जब बल्कहेड एजेंट फाउलर की बात नहीं सुनता, इसलिए एजेंट फाउलर वहां से चल जाता है, और जैसे वो वहां से जा रहा होता है तभी साउंड वेव का लेजर बिग उस पर अटैक कर देता है और उसको डिसेप्टिकॉन के शिप पे ले जाता है। स्टार स्क्रीम बहुत ज्यादा ट्राई करता है इसे सच उगलवाने का, पर एजेंट फाउलर उनको कुछ भी नहीं बोलता। पर एजेंट फाउलर ने ऑटोबॉट के बेस पे एक सिग्नल सेंड कर दिया, जिससे यार बल्कहेड को पता चल जाता है कि एजेंट फाउलर कोई मुसीबत में है, और उसको बचाने के लिए जैसे बल्कहेड वहां पर जाता है वो देखता है डिसेप्टिकॉन की बहुत ही बड़ी शिप होती है, मतलब वहां पर सारे डिसेप्टिकॉन्स थे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी
खड़ी हो जाती है। बल्कहेड के साथ मीको भी उसके साथ आ गई थी और मीको के ऊपर एक वेहिकल अटैक करता है जिससे यार बल्कहेड फाइट करता है और मीको को बचा लेता है। पर यार तभी जैक और रैफ को पता चलता है यार मीको तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वो लोग भी ग्राउंड ब्रिज ओपन करते हैं और वो लोग भी उस प्लेस में आ जाते हैं जहाँ पर बल्कहेड गया था और उनके ऊपर भी वेहिकल्स अटैक करते हैं और उनको भी बल्कहेड बचा लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें फिर से ऑप्टिमस और रैचेट को दिखाया जाता है। वो लोग एक प्लेस में गए थे जहाँ पर बहुत सारे मुर्दा साइबरट्रोनियन थे। उसी यार प्लेस से मेगाट्रॉन भी आता है, वो यार डार्क एनर्जी का यूज करता है और वहां पर फेंक देता है जिससे यार जितने मुर्दा साइबरट्रोनियन थे वो सारे जिंदा हो जाते हैं और सारे लोग रैचेट और ऑप्टिमस के ऊपर अटैक कर देते हैं और इनसे वो लोग फाइट करते हैं। थोड़ा यार ऑप्टिमस और रैचेट को टाइम लगता है पर वो जितने भी ज़ॉम्बी साइबरट्रोनियन थे सभी को खत्म करते हैं और वो लोग मेगाट्रॉन के पास पहुंचते हैं। पर मेगाट्रॉन वहां से उड़ के चल जाता है और वो बोलता है ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट सीन चेंज होता है, हमें फिर से बल्कहेड को दिखाया जाता है। बल्कहेड ने रैफ और जैक को बचा लिया और उसने बोला तीनों लोग तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ फॉलोअर को लेके आता हूँ, क्योंकि वो डिसेप्टिकॉन की शिप के अंदर था। रैफ और जैक तो वहां पर उतर जाते हैं पर मीको बल्कहेड के अंदर ही रहती है जो कि यार फाइट के बीच में निकलती है। बल्कहेड ने आरसी और बम्बलबी को भी हेल्प के लिए कांटेक्ट कर दिया था और मीको के साथ मेगाट्रॉन के शिप के अंदर जाता है पर हम वो देखते हैं कि वेहिकल ने दोनों इंसानों को पकड़ लिया था और उनको भी शिप के अंदर ले आता है और तभी वहां पर बम्बलबी और आरसी आते हैं जो कि यार दोनों इंसानों को बचा लेते हैं और वो रैफ, मीको और जैक को बोलते हैं कि एक जगह में रहना, कहीं बाहर मत निकलना। वो जाके फाउलर को लेके आने वाले थे और फिर वो लोग ऐसे ही करते हैं और उनको फाउलर मिल भी जाता है। वहां पर स्टार स्क्रीम होता है जो यार तीनों को देख के डर जाता है और वहां से भाग जाता है और वो लोग एजेंट फाउलर को बचा लेते हैं और रैफ, मीको, जैक के साथ वो लोग अपने बेस पे वापस आ जाते हैं और उनके साथ ऑप्टिमस और रैचेट बेस पे आ गए थे जिसमें यार रैचेट का बहुत ही बुरा हाल था। जैक ऑटोबॉट्स को बोलता है अगर ऐसी मुसीबत अगर रोज आएगी तो मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ वापस से। ऑप्टिमस को थोड़ा समझाने का ट्राई करता है पर वो ऑप्टिमस की बात भी नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। मीको यार बल्कहेड के साथ वापस से जैक के घर पे जाती है, उसको बनाने का ट्राई करती है कि तुम वापस से बेस पे आ जाओ, पर जैक फिर भी नहीं मानता, इसलिए मीको को भी वहां से जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे फिर से यार आरसी जाती है जैक को बनाने के लिए और इस बार जैक मान जाता है और वो बेस पे वापस आ जाता है। उसके बाद ऑप्टिमस सारे ऑटोबॉट्स का ऑर्डर देता है और वो एक बड़े प्लान में जाता है। ये यार बहुत ही बड़ा प्लान होता है। वो सारे लोग स्पेस ब्रिज में जाते हैं क्योंकि यार ऑप्टिमस को मेगाट्रॉन का प्लान पता चल गया था कि आखिर मेगाट्रॉन क्या करने वाला है और मेगाट्रॉन वही करता है। वो यार डार्क एनर्जी का यूज करता है, स्पेस ब्रिज से एक पोर्टल खुलवाता है जो यार साइबरट्रॉन पे खुलता है और पूरे डार्क एनर्जी को साइबरट्रॉन पे डालना चाह रहा था जिससे वो जितने भी वो मरे हुए वॉरियर्स थे सारे जिंदा हो जाए और सारे मेगाट्रॉन के ऑर्डर्स को फॉलो करे। ऐसा वो कर भी देता है, वो डार्क एनर्जी को स्पेस ब्रिज से फेंक देता है पर सारे ऑटोबॉट्स वहां पर आ जाते हैं और वो मेगाट्रॉन को रोकने का ट्राई करते हैं। वो यार मेगाट्रॉन से फाइट करने लग जाते हैं, कोई और ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए ऑप्टिमस मेगाट्रॉन से फाइट करता है और जितने भी ऑटोबॉट्स थे वो यार स्पेस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। स्पेस ब्रिज एक उनकी लौती उम्मीद थी जिससे वो अर्थ से वापस साइबरट्रॉन पे जा सकते थे पर उनको स्पेस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है जिससे यार वो ज़ॉम्बी साइबरट्रोनियन अर्थ पे ना आ सके, क्योंकि अगर वो अर्थ पे आते तो वो इतने सारे ज़ॉम्बी साइबरट्रोनियन को रोकना इम्पॉसिबल था ऑटोबॉट्स के लिए भी। और जब स्पेस ब्रिज डिस्ट्रॉय हो रहा था उसके बीच हम लोग ये देखते कि मेगाट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस टाइम यार सारे ऑटोबॉट्स ने अर्थ को तो बचा लिया था बट वो लोग अपने प्लैनेट पे वापस कभी नहीं जा सकते थे, इसलिए अब उनका नेक्स्ट टारगेट था कि वो लोग अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करें। अब मेगाट्रॉन खत्म हो चुका था इसलिए डिसेप्टिकॉन का वापस लीडर स्टार स्क्रीम ही बन जाता है और पूरे डिसेप्टिकॉन को अब लीड वही कर रहा था। स्टार स्क्रीम को पता चलता है कि मेगाट्रॉन ने अर्थ पे एक जगह बहुत सारे एनर्जॉन को छुपा के रखा था, उसकी निगरानी के लिए स्काईक्विक को रखा था और स्टार स्क्रीम को वो मिल भी जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा एनर्जॉन डाल के उसको फिर से नींद से उठा देता है और स्टार स्क्रीम को ऐसा लगता है शायद स्काईक्विक उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उसके ऑर्डर को नहीं फॉलो करता, वो बोलता है ऐसे मैं मेगाट्रॉन के ऑर्डर को फॉलो करूंगा। तभी वहां पर ऑप्टिमस और बम्बलबी भी आते हैं। ऑप्टिमस यार स्काईक्विक को बोलता है कि तुम मेरी बात सुनो और इस जंग को खत्म कर दो, तुम हमारे साथ आ जाओ। जो यार स्काईक्विक बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और उसकी और ऑप्टिमस की फाइट चालू हो जाती है और स्टार स्क्रीम वहां से भाग जाता है। और जब स्काईक्विक, बम्बलबी और ऑप्टिमस की फाइट चल रही होती तभी हम लोग देखते स्टार स्क्रीम और साउंड वेव दूर से वो लोग देख रहे होते हैं और तभी साउंड वेव को एक सिग्नल मिलता है जहां पर स्पेस ब्रिज डिस्ट्रॉय हुआ था उसी जगह पे एक सिग्नल मिलता है उसको एक जिंदा बॉट का, जो यार स्टार स्क्रीम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो होगा, इसलिए वो उसको चेक करने के लिए खुद जाता है। वो साउंड वेव को मना करता है और वो खुद जाता है उस जगह पे और जैसे स्टार स्क्रीम उस जगह पे पहुंचता है वो दिखता है मेगाट्रॉन अभी भी जिंदा है, मतलब वो पूरी तरीके से नहीं मरा था, उसकी बॉडी जिंदा थी और अगर उसको थोड़ा ठीक कर दिया जाए तो वो फिर से पहले जैसा हो जाता। पर स्टार स्क्रीम बिल्कुल नहीं चाहता था मेगाट्रॉन फिर से सही हो सके और डिसेप्टिकॉन को कोई और लीड करे, इसलिए वो मेगाट्रॉन की बॉडी से उस डार्क एनर्जॉन को निकाल देता है जिससे मेगाट्रॉन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पर साउंड वेव ने स्टार स्क्रीम के पीछे अपने मिनीकॉन लेजर बिग को भेज दिया था जिससे यार लेजर बिग सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, उसको यार मेगाट्रॉन मिल जाता है। पर अब मेगाट्रॉन की और बुरी हालत होती है क्योंकि स्टार स्क्रीम ने उसके बॉडी से डार्क एनर्जॉन को जो निकाल लिया था। नेक्स्ट सीन में स्काईक्विक और ऑप्टिमस और बम्बलबी की फिर से फाइट दिखाया जाता है। उनकी फाइट हो रही होती है जिसकी फाइट के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि बम्बलबी स्काईक्विक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और स्काईक्विक का कुछ ऐसा हाल होता है वो नहीं बच पाता और नेक्स्ट सीन में वो लोग मेगाट्रॉन को फिर से वॉरशिप पे ले आते हैं उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद बल्कहेड और बम्बलबी एक जगह पे जाते हैं जहां पर उनको बर्फ में एक बड़ा सा स्टेस स्पॉट देखने को मिलता है जिसको वो लोग बेस पे ले आते हैं, जिसके आसपास पूरी बर्फ जमी हुई थी, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि आखिर इसके अंदर है क्या। उस टाइम में रैफ, मीको, जैक तीनों ही अपने मजे कर रहे होते हैं ऑटोबॉट्स के साथ और रैफ एक जगह घूम रहा होता है, मतलब वो ऑटोबॉट के बेस में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसको एक स्क्रैप हिल देखने को मिलता है। उसको यार ये लग रहा था स्क्रैप हिल एक ऑटोबॉट का पेट है, इसलिए उसके साथ खेलने का ट्राई करता है। वो उसको काफी ज्यादा क्यूट दिखता है इसलिए उसको अपने साथ लेके आता है और जैसे ही वो ऑटोबॉट्स के पास लेके आता है ऑटोबॉट्स उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बताते हैं कि आखिर कितनी खतरनाक चीज है ये जो स्क्रैप हिल पे वो पूरी चीजों को खा जाते हैं, यहाँ तक कि ऑटोबॉट्स को भी खा जाते हैं
जिंदा ऑटोबॉट्स को। और उस टाइम बेस में उन्होंने काफी सारी चीजों को खा लिया था और वो ऑटोबॉट्स को भी खाना स्टार्ट कर रहे थे, पर तभी रैफ ने उसको खत्म कर दिया। उनको ये पता चलता है ये जो बड़ा सा स्टेज स्पॉट था इसके अंदर यार स्क्रैप लिप होते हैं, और स्क्रैप लिप कभी भी एक दो नहीं होते, ये बहुत सारे होते हैं। मतलब स्टेज से जितने भी स्क्रैप लिप निकले थे सारे बेस से फैल जाते हैं और वो बेस की हर चीज को खाना स्टार्ट कर रहे थे, जिससे यार कुछ भी चीज काम नहीं कर रहा था। और उस टाइम ऑप्टिमस आरसी एक बर्फीले जगह पे गए थे। अब यार इनका नेक्स्ट काम था कि कैसे भी करके ये जितने भी स्क्रैप लिप है इनको रोकना है। इसलिए एक यार इंसान और एक बॉट एक साथ रहते हैं और बहुत ट्राई करने के बाद वो लोग स्क्रैप लिप को रोक पाते हैं, पर उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। वो लोग यार उनको खा खा के पूरी खत्म कर दे रहे थे जितने भी ऑटोबॉट्स थे। रैचेट बहुत ज्यादा ट्राई करता है और कैसे ना कैसे करके वो ग्राउंड ब्रिज को वापस तैयार करता है और उस स्क्रैप लिप को वापस से उस जगह पे फेंक देता है जहां से वो लोग उसको लेके आए थे, बर्फीले वाले जगह पे, जहां पर लोग वापस जम जाते हैं और ऑप्टिमस आरसी फिर से वापस से बेस पे आ पाते हैं। उसके बाद रैचेट एक काम कर रहा होता है, तभी उसको एक सिग्नल मिलता है और वो एक ऑटोबॉट शिप से मिलता है। वो यार उसे कांटेक्ट करता है, उससे पूछता है उसके बारे में, तो उनको पता चलता है कि ये व्हील जैक का सिग्नल होता है, एक दूसरा ऑटोबॉट जो कि अर्थ पे आने वाला था। और ये जो सिग्नल था ये डिसेप्टिकॉन को मिल जाता है और उनको सारी बातें पता चल जाती है जो यार उन दोनों के बीच में हुई थी, व्हील जैक और ऑटोबॉट्स के बीच में। इसलिए स्टारस्क्रीम एक प्लान सोचता है, वो यार मेकशिफ्ट का यूज करता है। और मेकशिफ्ट एक ऐसा ऑटोबॉट था जो कि किसी भी ऑटोबॉट के फॉर्म में बदल सकता था और वो व्हील जैक में चेंज हो जाता है और ऑटोबॉट्स के साथ उनके बेस पे आ जाता है। बल्कहेड और व्हील जैक काफी ज्यादा मजे करते हैं, पर बल्कहेड को इस बार व्हील जैक के ऊपर डाउट हो रहा था कि आखिर ये व्हील जैक नहीं ये कोई और है, उसको काफी ज्यादा बदला बदला ये लग रहा था। और उस टाइम असली वाला जो व्हील जैक था वो स्टारस्क्रीम के शिप पे था, इसलिए बल्कहेड व्हील जैक को चेक करने के लिए उससे बहुत सारी स्टोरी पूछता है। एक दो स्टोरी तो उसने बता दिया, पर एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें वो फंस जाता है और बल्कहेड को कंफर्म हो जाता है कि ये व्हील जैक नहीं बल्कि कोई और है। दूसरे सीन में पता चलता है कि जो असली वाला व्हील जैक था वो भी स्टारस्क्रीम के शिप से भागने में कामयाब हुआ और वो और फेक वाले व्हील जैक एक जगह पे आ जाते हैं और उनकी फाइट चालू हो जाती है। अब असली वाला व्हील जैक है, वो एक क्रैकर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो फेक वाले व्हील जैक को आसानी से डिफीट कर देता है और उसके ऊपर ग्रेनेड लगा के उसको स्टारस्क्रीम के शिप पे ही फेंक देता है, जिससे वो फेक वाला व्हील जैक मेकशिफ्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें एक बड़े बॉम्ब के बारे में पता चलता है जिसके पीछे स्टारस्क्रीम पड़ा हुआ होता है, इसलिए एजेंट फॉलर ऑप्टिमस की हेल्प लेते हैं। ऑप्टिमस उस बॉम्ब को डिलीवर करने का काम करता है। बीच में यार मैक की टीम भी आते हैं जिनका लीडर साइलस था, उनको भी ये बॉम्ब चाहिए था। ऑटोबॉट्स इस बॉम्ब को ग्राउंड ब्रिज के हेल्प से भी इधर उधर कर सकते थे, पर ये बॉम्ब था जिस वजह से फटने का काफी ज्यादा चांसेस होता, इसलिए उनको खुद ये चीज को डिलीवर करना पड़ता है। और जब ये लोग ने देखा कि मैक इनके पीछे पड़ गया है तो यार जितने भी ऑटोबॉट थे उनने इस बॉम्ब को एक ट्रेन में छुपा दिया था और बीच में हम लोग ये देखते हैं कि ये ट्रेन भी क्रैश होने वाली होती है, जिसको यार ऑप्टिमस प्राइम जाकर रोक लेता है। उसके बाद मिको और बल्कहेड एक जगह पे जाते हैं, वो लोग यार एनर्जॉन को पता कर रहे थे, तभी वहां पर ब्रेकडाउन की एंट्री होती है। ब्रेकडाउन भी एक डिसेप्टिकॉन का मेंबर है जिसकी यार बल्कहेड की दुश्मनी बहुत पुरानी होती है और जैसे ये लोग एक दूसरे को देखते हैं ये लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेकडाउन ने एक बड़ा सा पिलर उठा के मिको के ऊपर फेंका था जिससे बल्कहेड उसको बचा लेता है और उनकी फाइट चलती है और ब्रेकडाउन वहां से चला जाता है। पर जहां पर ये लोग एनर्जॉन की रिसर्च कर रहे थे वहां पर हमें पता चलता है कि एक एनर्जॉन हार्वेस्टर होता है। एक यार फोटो कैल से ऑप्टिमस प्राइम को पता चल जाता है कि एनर्जॉन हार्वेस्टर है जो कि म्यूजियम में पड़ा हुआ है, इसलिए जब मिको, जैक और रैफ ऑप्टिमस की हेल्प करते हैं। वो लोग यार काफी ज्यादा छोटे थे इसलिए वो लोग किसी की नजर में नहीं आ सकते थे, इसलिए वो लोग म्यूजियम के अंदर जाते हैं और उस एनर्जॉन हार्वेस्टर को चोरी करने का काम करते हैं। बीच में यार काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि वो लोग एनर्जॉन हार्वेस्टर को जब चोरी कर रहे थे तब यार जितने भी ऑटोबॉट्स थे वो म्यूजियम के आसपास ही थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पर वहां पर काफी सारे डिसेप्टिकॉन्स आ जाते हैं। ब्रेकडाउन और नॉकआउट यार डिसेप्टिकॉन का डॉक्टर है, एक तरीके से रैचेट का उल्टा पार्ट। रैचेट जैसे ऑटोबॉट्स को सही करता है, नॉकआउट जैसे डिसेप्टिकॉन को सही करता है। और हाँ, वहां पर साउंड वेव भी आया था जिससे उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। रैफ, जैक, मिको को वो एनर्जॉन हार्वेस्टर मिल जाता है जिसको वो लोग लेके आगे जा ही रहे होते हैं, पर वहां पर साउंड वेव आ जाता है जो उस एनर्जॉन हार्वेस्टर को लेके चल जाता है। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम पड़ जाती है, मिको को एक गार्ड पकड़ लेता है। उसके बाद स्टारस्क्रीम उस एनर्जॉन हार्वेस्टर को टेस्ट करता है। वो यार काफी सारे रॉ एनर्जॉन पे उसका यूज करता है जिससे वो एनर्जॉन को खींच पाता है कि नहीं, वो ट्राई कर रहा था और इसका यूज उसने वे काउंट पे किया था। तभी वहां पे बल्कहेड आ जाता है। बल्कहेड उन पे चोरी से नजर रख रहा था पर वो लोग उसको देख लेते हैं और जैसे स्टारस्क्रीम बल्कहेड को देखता है वो एनर्जॉन हार्वेस्टर का यूज उसके ऊपर करना चाह रहा था, वो उससे उसके पूरे एनर्जॉन को खींच रहा था, पर एनर्जॉन हार्वेस्टर थोड़ा स्लो होता है जिस वजह से वो एक ही बार में पूरा एनर्जॉन को नहीं खींच पाता और धीरे धीरे करके एनर्जॉन को खींच रहा था, जिससे बल्कहेड ने एनर्जॉन हार्वेस्टर को छीन लिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद एजेंट फॉलर आके मिको को भी उस गार्ड से बचा लेते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अर्थ पे एक बहुत बड़ी शिप गिरती है जिसको यार ऑटोबॉट्स ने ट्रेस कर लिया था, इसलिए वो उसको चेक करने जाते हैं। आरसी और जैक उस जगह जाते हैं कि आखिर क्या है और कौन है उस शिप के अंदर, पर जैसे ही आरसी उस शिप के पास पहुंचती है वो समझ जाती है नहीं ये कोई खतरनाक चीज है और उसको पता चलता है कि ये उसकी बहुत ही बड़ी दुश्मन की शिप है और वो थी अरेकनेड, एक बेरहम शिकारी जिसने आरसी के बहुत ही खास पार्टनर टेलगेट को मारा था। और उस एपिसोड में हमने देखा कि आरसी अरेकनेड से काफी ज्यादा डरती थी। हाँ, उससे फाइट तो करती थी पर उसे डरती भी थी क्योंकि वो जानती थी कि अरेकनेड कितनी ज्यादा खतरनाक है। और उस टाइम वो जैक को भी अपने साथ लेके गई थी, इसलिए उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैक को कुछ हो। उसके कुछ देर बाद आरसी और अरेकनेड का भी सामना हो जाता है जहां पर हम देखते हैं आरसी बहुत ही बुरी तरीके से अरेकनेड से मार खाती है। उसके बाद वो जैक के पीछे पड़ जाती है और अरेकनेड का मैं एक और चीज तो आप लोगों को बताना ही भूल गया, वो कुछ इस तरीके से शिकार करती थी। वो अलग अलग स्पीसीज का शिकार करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है और उसने एक भी इंसानों को शिकार नहीं किया था, इसलिए वो पहला टारगेट अपना जैक को बनाना चाह रही थी। बेचारी आरसी कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही थी। बेचारा जैक बार बार अरेकनेड से डर के मारे भाग रहा था और बार बार अरेकनेड उसको ढूंढ ले रही थी। अब जैक के माइंड में एक प्लान था उसको रोकने के लिए। जैक यार उसके शिप के पास जाता है और वो देखता है कि एनर्जॉन
काफी सारा उसके शिप से बह रहा होता है, इसलिए अपने माइंड का यूज करता है और एक लकड़ी पे थोड़ा सा आग लगाता है और उसको एनर्जॉन के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और ऐसा लग रहा था शायद अरेक्नेट इसमें खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता। अरेक्नेट वहां से बच जाती है और वो जैक पे अटैक करती है अपने स्पाइडर वेब से, और जैक बहुत ज्यादा मुसीबत में होता है। पर उसी टाइम आरसी आ जाती है और वो बराबर अरेक्नेट को धोती है और वो लोग वहां से चल जाते हैं। उसके बाद रैचेट को एक सिग्नल मिलता है, जिसको चेक करने के लिए ऑप्टिमस और रैचेट उस जगह पे जाते हैं। वहां पर जाके उनको पता चलता है कि ये एक शिप है, और जैसे ही वो लोग शिप के अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं काफी सारे वहां पर मरे हुए ऑटोबॉट्स होते हैं। रैचेट थोड़ा देखता है, उसको पता चलता है कि ये एक वायरस की वजह से ऑटोबॉट्स का कुछ ऐसा हाल हुआ है। तभी ये शिप बहुत तेज हिलती है और वायरस के कुछ पार्टिकल्स ऑप्टिमस की आंखों में आके गिरते हैं, जिससे यार ऑप्टिमस का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद रैचेट इस वायरस के बारे में और ज्यादा पता करता है, तो उसको पता चलता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ऑटोबॉट्स के पास, क्योंकि यार इसको मेगाट्रॉन ने बनाया था और इसका सॉल्यूशन मेगाट्रॉन के पास ही है, और मेगाट्रॉन ही ऑप्टिमस को अब सही कर सकता है। इसीलिए बम्बलबी और आरसी मेगाट्रॉन के शिप पे जाते हैं। उस टाइम में मेगाट्रॉन स्टेसिस पे था, उसको कोई भी होश नहीं था। तो एक रास्ता था ऑप्टिमस को सही करने के लिए कि वो लोग मेगाट्रॉन के ब्रेन में जाए, साइकिक पैच का यूज करके वो लोग मेगाट्रॉन के ब्रेन में जाते और उस फार्मूला को लेके आ सकते थे। तो इस काम को बम्बलबी करता है, वो यार मेगाट्रॉन के ब्रेन के अंदर जाता है और ढूंढता है मेगाट्रॉन को। उस समय बम्बलबी को ऑप्टिमस को सही करने का सॉल्यूशन मिल जाता है और वो रैचेट को वो सॉल्यूशन दे देता है। पर इस टाइम मेगाट्रॉन को पता चल गया था कि बम्बलबी मेरे ब्रेन में आया साइकिक पैच का यूज करके, और फिर जैसे ही बम्बलबी साइकिक पैच का यूज करके मेगाट्रॉन के ब्रेन से निकलता है, हम लोग देखते हैं मेगाट्रॉन बम्बलबी के ब्रेन में आ जाता है और पूरे तरीके से बम्बलबी पे अपना कंट्रोल कर लेता है। उस टाइम यार ऑप्टिमस प्राइम तो पूरे तरीके से सही हो जाता है, पर हम लोग देखते हैं मेगाट्रॉन बम्बलबी के माइंड में आ गया था और बार बार बम्बलबी को मेगाट्रॉन दिख रहा था। और जैसी वो बात वो रैचेट को बताता है, रैचेट को पता चल जाता है कि आखिर क्या हुआ है, और तभी बम्बलबी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो रैफ को धक्का मार कर रैचेट को वहां से मार के ग्राउंड ब्रिज ओपन करके मेगाट्रॉन के शिप पे आ जाता है। बम्बलबी एक जगह से डार्क एनर्जॉन लेके उसके शिप पे गया था। रैचेट या बहुत ट्राई करता है बम्बलबी को रोकने का, पर वो बम्बलबी को रोक नहीं पाता और बम्बलबी डार्क एनर्जॉन को मेगाट्रॉन के चेस्ट पे डाल देता है, जिससे मेगाट्रॉन फिर से सही हो जाता है और साइकिक पैच का फिर से यूज करके वो अपने कॉन्शियसनेस को अपने बॉडी में फिर से डाल लेता है, जिससे वो फिर से एकदम एक्टिव पहले जैसा हो जाता है। लग ही नहीं रहा था कि उसको कुछ हुआ है। और मेगाट्रॉन स्टार स्क्रीन को बहुत ज्यादा पीटता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आखिर उसकी हालत ऐसी कैसे हुई। उसको स्टार स्क्रीन ने उस टाइम बचाया नहीं था। स्टार स्क्रीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए उसके बाद भी एक डार्क एनर्जॉन टुकड़ा होता है जिसको भी अपने बॉडी में डालता है और वो स्काईक्विक के बॉडी के सामने जाता है, जहां पर स्काईक्विक को यार ऑटोबॉट्स ने मार दिया था। वो यार स्काईक्विक को जिंदा करता है। तभी वहां पर ऑटोबॉट्स आ जाते हैं। ऑटोबॉट्स और स्टार स्क्रीन की फाइट होने लग जाती है। ऑप्टिमस के एक शॉट से यार स्टार स्क्रीन का हाथ टूट जाता है। स्टार स्क्रीन का उस टाइम बहुत बुरा हाल होता है, इसलिए ग्राउंड ब्रिज ओपन करवाता है। तभी यार ऑप्टिमस देखता है कि जैक, मिक और रैफ भी वहां पर होते हैं, इसलिए वो भी एक ग्राउंड ब्रिज ओपन करवाता है, जिससे यार दोनों ही ग्राउंड ब्रिज एक साथ ओपन होता है, जिससे एक फोर्स फील्ड क्रिएट होता है और वो जितने भी बच्चे होते हैं वो सब शैडो जोन में चल जाते हैं। एक यार ऐसे जगह जहां पर यार उनको कोई भी नहीं देख सकता था। वो लोग यार उसी जगह पे थे पर उनको कोई देख नहीं सकता था। वो लोग सबको देख सकते थे पर उनको कोई नहीं देख सकता था, इसलिए वो तीनों सारे ऑटोबॉट्स को देख पा रहे थे और वो लोग उनसे बोलना भी चाह रहे थे, पर वो ऑटोबॉट्स उनको नहीं देख पा रहे थे। और तभी वहां पर स्काईक्विक भी जिंदा हो जाता है और वो ऑटोबॉट्स को मारने का ट्राई करता है, पर वो भी शैडो जोन में ही होता है, जिससे वो ऑटोबॉट्स को तो नहीं मार पाता। पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि वो अब इंसानों को तो मार ही सकता था, जो वो तीनों इंसान वहां पर फंस गए थे, इसलिए वो उनके पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही वो लोग ज़ॉम्बी स्काईक्विक से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते, तभी उनको स्टार स्क्रीम का टूटा हुआ हाथ मिलता है, जो यार ऑप्टिमस ने शूट करके तोड़ा था। स्टार स्क्रीम के हैंड का यूज करके वो लोग एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं, जिससे यार स्काईक्विक का भी हाथ टूट जाता है और टूटे हुए हाथ से वो उनके पीछे पड़ जाता है। और तभी वहां पर एक और बार वैसा ही होता है, दो ग्राउंड ब्रिज एक साथ ओपन होता है, जिससे वो शैडो जोन से वो लोग फिर से बाहर निकल पाते हैं। उसके बाद दिन बदलता है और दूसरा सीन भी आता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं बल्कहेड और ब्रेकडाउन का फाइट चल रहा होता है, जिसमें बल्कहेड बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेकडाउन से हार जाता है। तभी वहां पर साइलेंस आता है, उसको एक पावरफुल बॉट चाहिए था, इसलिए बल्कहेड को हारा वो समझ के वो उसको टारगेट नहीं करता, वो ब्रेकडाउन को टारगेट करता है और ब्रेकडाउन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है और ब्रेकडाउन को वो अपने साथ लेके चल जाता है। अब साइलेंस जब ब्रेकडाउन को लेके जाता है तो ये बात ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन दोनों को पता चल जाती है। मेगाट्रॉन बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन पे गुस्सा होता है कि वो इंसानों के हाथों हार गया, इसलिए वो उसको बचाने के लिए नहीं जा रहा था। पर ऑप्टिमस सोचता है कि नहीं, जैसा भी है वो एक ट्रांसफॉर्मर है, इसलिए हम उसको बचाने जाएंगे। और जितने भी ऑप्टिमस की टीम होती है वो लोग वहां पर जाते हैं उसको बचाने के लिए, और बल्कहेड ब्रेकडाउन के पास पहुंचता है और वो उसको बचा लेता है। पर इस टाइम तक यार साइलेंस ने उसकी एक आंख निकाल लिया था ब्रेकडाउन की, और बल्कहेड उसको बचा लेता है और वो लोग वहां से निकल के भाग जाते हैं। और तभी वहां पर स्टार स्क्रीम और डिसेप्टिकॉन्स आते हैं, जो यार ब्रेकडाउन को बोलते हैं बल्कहेड के ऊपर अटैक करने के लिए। ब्रेकडाउन यार थोड़ा समझाने का ट्राई करता है कि नहीं यार, इसने अभी मेरी जान बचाई, मैं इसको कैसा अटैक कर दूं। पर यार डिसेप्टिकॉन अपनी फितरत थोड़ी छोड़ेंगे, इसलिए ब्रेकडाउन बल्कहेड के ऊपर अटैक कर देता है और फिर जितने भी ऑटोबॉट्स होते हैं वो यार बल्कहेड को बचाने आ जाते हैं और डिसेप्टिकॉन वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें मैक की टीम को दिखाया जाता है, जो कि डिसेप्टिकॉन सिग्नल को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते वो लोग अरेक्नेट के पास पहुंच जाते हैं। पहले तो अरेक्नेट इनको मारना चाह रही थी, फिर बाद में इनकी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। सीन चेंज होता है और हमें जैक की मॉम देखने को मिलती है, जो यार जैक को मना करती है कि तुम अपने बाइक के साथ अब कहीं भी नहीं जा सकते। उन्होंने यार जैक को 2 हफ्ते के लिए बाइक के लिए मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि बाइक सिर्फ गैरेज में ही खड़ी रहेगी और जहां भी तुम्हें जाना होगा तुम साइकिल से जाओगे। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है जैक की मॉम का नाइट शिफ्ट हॉस्पिटल में ड्यूटी है और वो वहां पर जाती है। तभी मैक की टीम आती है और वो उसकी मॉम को किडनैप कर लेते हैं और जैक और आरसी को ब्लैकमेल करते हैं। और जैसे आरसी और जैक उस लोकेशन में जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि मैक की पूरी टीम उनके ऊपर नजर रख रही थी, पर वो लोग वहां से अंदर आते हैं तो उनको वहां पर अरेक्नेट देखने को मिलती है। अरेक्नेट ने आरसी को पूरी तरीके से वेब से बांध दिया था और आरसी कहीं भी नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद अरेक्नेट चल जाती है जैक की मॉम को मारने के लिए और यहाँ पर आरसी की बहुत ही बुरी हालत होती है। मैक यार उसके पुर्जे अलग करने का ट्राई कर रहा था, पर बीच
बीच में आरसी को होश आ जाता है और वो मैक के पूरे मेंबर को मार के वहां से भाग जाती है और उसकी और अरेकनेट की फाइट स्टार्ट हो जाती है। आरसी और जैक मिलकर अरेकनेट को बहुत ही अच्छे से डिफीट कर रहे होते हैं, पर तभी बीच में एजेंट फॉलोअर आते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं और वो लोग अच्छे से अरेकनेट को डिफीट कर देते हैं। इस टाइम जैक की मॉम जून को सब कुछ पता चल गया था ऑटोबॉट्स के बारे में और जैक उनको ऑटोबॉट के बेस में लेके जाता है जहां वो सारे ऑटोबॉट से मिल लेती है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से देखते हैं कि जून ऑटोबॉट के बेस पे आ जाती है और उनको उस टाइम लग रहा था ऑटोबॉट्स के साथ रहना बहुत ही मुसीबत वाली चीज है, क्योंकि यार आरसी जैक को अपने साथ लेके जाना चाह रही थी, इसलिए उसको लग रहा था कि वहां काफी ज्यादा मुसीबत होगा, इसलिए जैक उनके साथ नहीं जाता और बल्केट और आरसी एक साथ जाते हैं। वहां पर उनको ब्रेकडाउन और अरेकनेट देखने को मिलती है जिनको यार एक रैलिक मिलता है, वो था पोलैरिटी गॉडलेट, एक ऐसा चीज जिससे या किसी भी चीजों को चिपका सकते हैं, मतलब या मेटल की बनी हुई चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से उस गॉडलेट की हेल्प से। उसकी हेल्प से अरेकनेट ने बल्केट और आरसी को एक दूसरे से चिपका दिया था। उसके बाद वो लोग ऐसे ही ब्रेकडाउन और अरेकनेट से फाइट करते हैं और बाद में वो लोग कैसे न कैसे करके अलग हो जाते हैं और आरसी उस गॉडलेट को बेस पे ले आती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं बल्केट, आरसी, जैक और मिको एक केव में गए थे। उसी हर जगह पे मेगाट्रॉन और स्टारस्क्रीम भी गए थे। उसके बाद मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीम को मार रहा होता है, तभी वहां पर आरसी आ जाती है। जैसे ही ऑटोबॉट्स को देखता है वो ऑटोबॉट पे शूट कर देता है और जो पूरा केव होता है वो गिरने लग जाता है और सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आरसी अलग, जैक अलग, बल्केट और मिको एक साथ होते हैं। स्टारस्क्रीम वहां से भागने में कामयाब होता है पर उसको लगता है फिर से मेगाट्रॉन जिंदा हो जाएगा, इसलिए सोचता है फिर से केव के अंदर जाऊं और मेगाट्रॉन को वहां से बचा लेता हूं। जैक को एक एनर्जॉन ड्रिल देखने को मिलता है जिससे वो लोग एनर्जॉन को ड्रिल कर सकते हैं। उसका यूज करके वो वहां से निकलने का ट्राई करता है पर उसको मेगाट्रॉन मिल जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। जैक के पास उस टाइम बहुत अच्छा चांस था, वो मेगाट्रॉन को मार सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बल्केट ने मिको को बहुत से प्रोटेक्ट कर लिया था। उसने बहुत ही बड़े से पत्थर को रोक के रखा था और मिको को बोला था छोटे छोटे पत्थर से मेरे पैर में मारो जिससे साउंड निकलेगी और आरसी और जैक उसके पास पहुंच सकेंगे। उस या पत्थर के साउंड से आरसी तो नहीं आती पर वहां पर स्टारस्क्रीम आ जाता है। स्टारस्क्रीम मिको को मारने का ट्राई करता है। बल्केट बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था स्टारस्क्रीम को कैसे भी मार के वहां से भगा दूं, पर बेचारा उस बड़े से पत्थर को रोका हुआ था इसलिए कुछ ज्यादा कर नहीं पाता। पर तभी वहां पर आरसी आ जाती है और उस बड़े से पत्थर को स्टारस्क्रीम को रोकने को बोलती है और बल्केट, आरसी, जैक और मिको वहां से निकल जाते हैं और हाँ लास्ट में मेगाट्रॉन भी निकल जाता है वहां से। उसके बाद मेगाट्रॉन को एक टूटी हुई डिसेप्टिकॉन के शिप के बारे में पता चलता है कि जो कि काफी सालों पहले अर्थ पे आई थी और उसके अंदर बहुत ही पावरफुल रैलिक इमोबिलाइजर था जो कि उस शिप के अंदर ही था जिसका डेटा स्टारस्क्रीम ने इरेज कर दिया था। इसलिए मेगाट्रॉन ऑर्डर देता है तुम अरेकनेट के साथ जाओ और उस पावरफुल रैलिक को मेरे पास लेके आओ। वो यार शिप दो अलग अलग टुकड़े में क्रैश हुई थी इसलिए एक पार्ट कहीं और था और एक पार्ट कहीं और था। अरेकनेट और स्टारस्क्रीम जैसे उस फर्स्ट पार्ट में जाते हैं उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। अरेकनेट क्रैश हुई शिप का उस सेकंड पार्ट को पता कर लेती है आखिर वो कहां पर है और उसके बाद वो स्टारस्क्रीम को धोखा दे देती है और वहां से वो चल जाती है। तभी वहां पर ऑटोबॉट्स आते हैं जो स्टारस्क्रीम को देखते हैं और स्टारस्क्रीम से उस शिप का लोकेशन पूछते हैं जहां पर अरेकनेट गई है और वहां पर वो पावरफुल वेपन होता है। ऑटोबॉट उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं स्टारस्क्रीम के पास, पर उस टाइम तक अरेकनेट को वो वेपन मिल जाता है, उसको इमोबिलाइजर मिल गया था। वो लोग आरसी को स्टारस्क्रीम के पास छोड़ते हैं और वो लोग चल जाते हैं अरेकनेट से फाइट करने के लिए। अब अरेकनेट के पास वो इमोबिलाइजर होता है जिससे वो सभी को फ्रीज कर देती है। सबसे पहले उसने बल्केट को फ्रीज किया, उसके बाद ऑप्टिमस को फ्रीज किया और वो बम्बलबी को फ्रीज कर देती है, ऐसा उसको लग रहा था। पर बम्बलबी अरेकनेट को पागल बना के उससे उस इमोबिलाइजर को छीन लेता है और उस इमोबिलाइजर को पूरी तरीके से तोड़ देता है और अरेकनेट वहां से भाग जाती है। सीन चेंज होता है और हम लोग स्टारस्क्रीम और आरसी को देखते हैं जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। आरसी स्टारस्क्रीम को मारने वाले होते हैं क्योंकि उसको पता चल जाता है क्लिफ जंपर का और किसी ने नहीं बल्कि स्टारस्क्रीम ने मारा है, पर वहां पर बम्बलबी आता है जो कि यार उसको रोक लेता है जिस वजह से वो स्टारस्क्रीम को छोड़ देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बल्केट और मिको मजे कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ऑप्टिमस का कॉल आता है। ऑप्टिमस को उस टाइम हेल्प की जरूरत होती है क्योंकि उसको कुछ साइबरट्रोनियन कैप्सूल्स मिले थे जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट साइबरट्रोनियन इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए बल्केट उस जगह पे जाता है पर बल्केट के साथ मिको भी उस जगह पे आ जाती है। हमेशा की तरह वही होता है, ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन की फाइट हो रही होती है और मिको को कैप्सूल दिखता है जिसको वो सोचती है ग्राउंड ब्रिज से मैं बेस पे लेके जा सकूं, पर मिको के टच करने की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब बल्केट के माइंड में आ जाती है। इसलिए उस कैप्सूल के अंदर जो भी चीज होता है सब कुछ बल्केट नोट कर रहा था, वो लिखना स्टार्ट कर देता है। इसका एक साइड इफेक्ट ये हो गया था कि बल्केट की अब धीरे धीरे याददाश्त भी जा रही थी, वो यार मिको को भी नहीं पहचान पा रहा था कि आखिर कौन है वो, और एंड में तो ऐसा हो गया था कि वो अपना नाम तक भी भूल गया था। इसलिए मिको बल्केट को एक जगह लेके जाती है जहां पर मॉन्स्टर की ऑफ रोडिंग होती है उस जगह पे, पर वहां पर नॉकआउट और ब्रेकडाउन आ जाते हैं जो यार बल्केट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि जितना भी कैप्सूल के अंदर का फॉर्मूला था सब कुछ बल्केट के माइंड में। उसके बाद वो लोग बल्केट को मारना स्टार्ट कर देते हैं और बीच में ऐसा होता है कि बल्केट के आइस से वो पूरा फॉर्मूला निकल जाता है, पर अभी भी बल्केट की याददाश्त वापस नहीं आई थी। रैचेट ने बताया उसको कुछ ऐसा चीज याद दिलाओ जिससे यार उसकी याददाश्त वापस आ सकती है, इसलिए मिको अपने गिटार को प्ले करती है और बल्केट की याददाश्त वापस से आ जाती है और बल्केट पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है जो बल्केट वो कैप्सूल के अंदर जो फॉर्मूला था जो कि वो लिख रहा था पूरा तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, पर जितना भी कंप्लीट हुआ था रैचेट ने उस फॉर्मूला को जोड़ के जब उसने देखा तो वो सिंथेटिक एनर्जॉन का फॉर्मूला होता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे यार ऑटोबॉट्स को एनर्जॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो लोग खुद से अब एनर्जॉन बनाना स्टार्ट कर सकते थे। अभी अधूरा फॉर्मूला था इसलिए रैचेट ने उसको बना तो दिया था, पर उसको डाउट था कि ये पूरी तरीके से वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले वो उसको मशीन पे टेस्ट करता है और मशीन पे अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद रैचेट उसका यूज वो खुद पे करता है और हमेशा की तरह यही होता है। ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। आरसी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी एनर्जॉन को लेने का, पर वो डिसेप्टिकॉन के पीछे फंस जाती है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि बहुत बड़े बड़े
पत्थर वहां पर गिर गए थे, इसलिए रैचेट उस जगह पे जाता है और उस टाइम रैचेट ने सिंथेटिक एनर्जॉन को भी अपने बॉडी में डाल लिया था। और जैसे ही रैचेट उस जगह पे जाता है हम लोग देखते हैं वो पूरा तोड़ फोड़ कर देता है, सारे डिसेप्टिकॉन की बैंड बजा देता है। और ये सब उस सिंथेटिक एनर्जॉन की वजह से ही हुआ था, उससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जैसे फिर वो लोग बेस पे आते हैं वो लोग रैचेट की तारीफ करते हैं कि रैचेट ने बहुत अच्छी फाइट की। रैचेट यार उनको सिंथेटिक एनर्जॉन के बारे में बताता है कि इससे ही मेरी पावर बढ़ी थी, पर इसका एक हमें साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। रैचेट काफी ज्यादा अकड़ू हो जा रहा था और धीरे धीरे वो अपने दिमाग का कंट्रोल भी खोते जा रहा था। पर ऑप्टिमस ने सारे ऑटोबॉट्स को इस सिंथेटिक एनर्जॉन को यूज करने से मना किया क्योंकि ये पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। उसने कहा इस पे ऊपर और अच्छे से रिसर्च करो। उसके बाद सारे ऑटोबॉट चल जाते हैं फिर से डिसेप्टिकॉन को रोकने के लिए क्योंकि उनको एनर्जॉन फिर से चाहिए था। उसके बाद रैचेट फिर से उस सिंथेटिक एनर्जॉन को यूज करता है और इस बार उसने डबल डोज यूज किया था और वो उस लोकेशन में जाता है जहां पर ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन की फाइट हो रही थी। और सारे डिसेप्टिकॉन को कुछ सेकंड्स में हराने के बाद वो सोचता है कि मैं डायरेक्ट मेगाट्रॉन के पास जाऊंगा और उसको भी डिफीट कर दूंगा। ऑप्टिमस रैचेट को मना करता है पर रैचेट ऑप्टिमस की बात नहीं सुनता और वो चल जाता है मेगाट्रॉन को रोकने के लिए। वहां पर यार काफी सारे डिसेप्टिकॉन्स थे, उसने सभी की तो बैंड बजा दी थी, यहाँ तक कि ब्रेकडाउन की बैंड बजा दी थी। ब्रेकडाउन इतना ज्यादा पावरफुल डिसेप्टिकॉन है उसकी भी, और उसके सामने मेगाट्रॉन होता है और उसने मेगाट्रॉन को एक पंच मारा जिससे यार मेगाट्रॉन की भी हालत खराब हो गई थी। वो समझ गया कि रैचेट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, पर यार मेगाट्रॉन तो मेगाट्रॉन नहीं है। मेगाट्रॉन ने रैचेट की बहुत ही बुरी हालत कर दी और रैचेट के बॉडी से पूरा सिंथेटिक एनर्जॉन निकल गया और वो फिर से पहले जैसा हो गया। उसके बाद ऑटोबॉट्स आते हैं और वो रैचेट को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग मेगाट्रॉन को देखते हैं जो कि स्पेस ब्रिज बनाने का ट्राई कर रहा था। वो अर्थ की काफी सारी चीजों को चोरी करवाता है डिसेप्टिकॉन से और ये बात जैसे ऑटोबॉट्स को पता चलता है ऑटोबॉट्स उसको रोकने का ट्राई करते हैं। बम्बलबी को छोड़ के जितने भी ऑटोबॉट्स थे सारे लोग जाकर डिसेप्टिकॉन को रोक रहे थे, पर वो लोग काफी वीक पड़ रहे थे, इसलिए रैचेट बम्बलबी को ऑर्डर देता है कि तुम भी जाओ ऑटोबॉट्स की हेल्प करो। उस टाइम बम्बलबी के साथ रैप भी था और दूसरी साइड हम लोग ये देखते हैं कि मेगाट्रॉन भी जा रहा था ऑटोबॉट्स को रोकने के लिए, पर रास्ते में उसको बम्बलबी दिख जाता है जिसका रैप होता है। उस टाइम मेगाट्रॉन बम्बलबी पे शूट करता है। बम्बलबी पे इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर रैप की बहुत बुरी हालत हो गई थी। रैप को लोग बेस पे लेके आते हैं और लोग ट्राई करते हैं उसको सही करने का। रैचेट यार रैप को सही करने का ट्राई करता है, पर उसके बाद इंसानों का कोई नॉलेज नहीं होता कि इंसानों को कैसे सही करते हैं, इसलिए जैक अपने मॉम को कॉल करता है क्योंकि उसकी मॉम डॉक्टर थी, इसलिए वो उस जगह पे आती है और वो देखती है रैप की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। जैक की मॉम बहुत ज्यादा ट्राई करती है रैप को सही करने का। काफी देर ट्राई करने के बाद उसकी हालत थोड़ी सही होती है। अभी वो पूरी तरीके से सही नहीं हुआ था, पर थोड़ी उसकी हालत सही हो गई थी। इस टाइम में सारे ऑटोबॉट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके पार्टनर की हालत बहुत बुरी थी, इसलिए ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन के शिप पे जाता है बल्केट के साथ और सारे डिसेप्टिकॉन को मारने लग जाता है। और जो जो चीज स्पेस ब्रिज बनाने के लिए मेगाट्रॉन ने चोरी किया था सभी चीजों को वो वापस से बेस के थ्रू उस जगह पे लेके जाने का ट्राई करता है। वो यार बल्केट को ऑर्डर देता है कि तुम सब सामान को वापस लेके जाओ, उसको किसी से बदला लेना है। उस टाइम यार ऑप्टिमस के रास्ते में जो भी यार डिसेप्टिकॉन आ रहा था सबको मारते जा रहा था और ये बात जैसे ही मेगाट्रॉन को पता चलता है मेगाट्रॉन सारे डिसेप्टिकॉन को ऑर्डर देता है कि कोई भी ऑप्टिमस प्राइम को हाथ नहीं लगाएगा, उसको मेरे पास भेजो। मेगाट्रॉन एक अर्थ की लोकेशन में होता है जहां के वोल्केनो से बहुत सारा डार्क एनर्जॉन बह रहा होता है। वहां पर जाने के बाद मेगाट्रॉन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसने ऑप्टिमस को भी उस जगह पे बुलाया था इसलिए क्योंकि ऑप्टिमस को उस जगह मार सके। ऑप्टिमस उस जगह जाता है और मेगाट्रॉन और उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेगाट्रॉन उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था क्योंकि वो डार्क एनर्जॉन के कांटेक्ट में था। पहले से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आराम से वो ऑप्टिमस को डिफीट कर देता है। और ये बात जैसे रैचेट को पता चलता है कि ये ऑप्टिमस अकेला चला गया मेगाट्रॉन को रोकने के लिए, इसलिए वो सारे ऑटोबॉट्स को भेजता है ऑप्टिमस को बचा के लेके आने के लिए। बल्केट वहां पर जाता है और वो मेगाट्रॉन को शूट करता है और ऑप्टिमस को वहां से लेके आ जाता है। रैप की हालत जैसी थोड़ी सही होती है। जैक की मॉम सभी को अपने साथ लेके जाने का ट्राई कर रही थी। वो यार सबको बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि ये डिसेप्टिकॉन वर्सेस ऑटोबॉट्स की फाइट है जो कि तुम्हारे लिए बहुत खतरे वाली चीज है। तुम्हें यार इन फाइट की टेंशन नहीं होनी चाहिए, तुम्हें मार्क्स की टेंशन होनी चाहिए, तुम्हें अपने करियर की टेंशन होना चाहिए। जैक की मॉम ऐसा कह रही थी। रैप को अपने कार में बैठा देती है और मीको और जैक को भी बोलती है, पर मीको मना कर देती है और मीको के जैसा जैक भी मना कर देता है। और जब जैक की मॉम और रैप वहां से जा रहे होते हैं अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा बिगड़ रहा था। हर जगह तूफान आ रही थी, कहीं सुनामी आ रहा था, कहीं अर्थक्वेक आ रहा था, कहीं साइक्लोन आ रहा था और कहीं पर टॉर्नेडो आ रहा था। अर्थ के यार हर जगह पर नेचुरल डिजास्टर आना चालू हो गए थे और जैक की मॉम के सामने एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो आ रहा था और उस टाइम बम्बल भी आता है और वो जैक की मॉम की हेल्प करता है। बम्बल भी ने रैप और जैक की मॉम दोनों को बचा लिया था और लोग बेस पे आते हैं और लोग समझ जाते हैं नहीं बेस सबसे सेफ जगह है, यहाँ पर ये ऑटोबॉट सभी को बचा सकते हैं। और ये सब ऑप्टिमस को पता चलता है कि किस वजह से हो रहा था। वो जो वोल्केनो था जिससे डार्क एनर्जॉन निकल रहा था वो सब उसकी वजह से ये हो रहा था। और ऑप्टिमस बताता है ये जो पूरा प्लेनेट है वो अर्थ नहीं है बल्कि ये यूनिक्रॉन है। और वो यूनिक्रॉन और प्राइमस वाली स्टोरी बताता है कि बहुत साल पहले यूनिक्रॉन और प्राइमस थे। अच्छाई का नाम प्राइमस था और बुराई का नाम यूनिक्रॉन। एक यार अच्छाई और एक बुराई दोनों के बीच में बहुत फाइट चल रही थी। उसी टाइम प्राइमस ने 13 असली प्राइम बनाए। उन 13 प्राइम ने मिलकर यूनिक्रॉन को हरा दिया, यूनिक्रॉन को वहां से निकाल दिया और यूनिक्रॉन की जो आसपास चीज थी वो सब जम के अर्थ बन गई। इतने टाइम से यूनिक्रॉन सो रहा था, पर मेगाट्रॉन की वजह से डार्क एनर्जॉन की हेल्प से वो वापस से जिंदा हो जाता है और इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर आ रहे थे उस जगह पे। मेगाट्रॉन यूनिक्रॉन के सामने जाता है और वो उसको बोलता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों को राज करना है। यूनिक्रॉन को मेगाट्रॉन की हेल्प नहीं चाहिए होती है, वो उसको अपने साथ नहीं लेता। वो यार बोलता है मैं प्राइम को अकेले जाके मारूंगा क्योंकि यार प्राइम की वजह से वो इतने साल तक एक जगह पे पड़ा हुआ था और उसके आसपास इतनी सारी चीजें जम गई और अर्थ बन गया था। इसलिए ऑप्टिमस जैसे एक जगह पे जाता है उसको वहां पर यूनिक्रॉन भी मिल जाता है। अब वो असली वाला यूनिक्रॉन नहीं होता, बस उसका रूप होता है क्योंकि अभी तक यूनिक्रॉन अच्छे से जागा नहीं था।
ऑप्टिमस यूनिक्रॉन को समझाने का ट्राई करता है कि आपकी वजह से ये अर्थ बना है और अगर आपने इन सब चीज को रोका नहीं तो अर्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर यूनिक्रॉन उसकी बात नहीं सुनता और वो ऑप्टिमस से फाइट करने लग जाता है। ऑप्टिमस को बचाने के लिए सारे बॉट्स आते हैं पर उसको किसी बॉट्स को नहीं मारना था, उसको सिर्फ प्राइम को मारना था। वो लोग या यूनिक्रॉन को रोकने का बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो सिर्फ छोटे छोटे यूनिक्रॉन आ रहे थे पर जैसे वो लोग सारे यूनिक्रॉन को डिफीट कर देते हमें बहुत ही बड़े बड़े साइज के यूनिक्रॉन देखने को मिलते हैं और उस बड़े टाइप के यूनिक्रॉन को हराना और ज्यादा मुश्किल होता है और ऑटोबॉट्स उनको नहीं हरा पा रहे थे। और उसी टाइम मेगाट्रॉन वहां पर आता है। मेगाट्रॉन आता है, उस बड़े साइज वाले यूनिक्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देता और ऑप्टिमस का साथ देना चाह रहा था वो, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि यूनिक्रॉन ने उसका साथ नहीं दिया। यूनिक्रॉन को अकेले काम करना था, उसको यार मेगाट्रॉन की हेल्प की नहीं जरूरत थी क्योंकि वो खुद में ही एक गॉड है। और फिर मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम को बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, मेरी मदद के बिना तुम यूनिक्रॉन को नहीं रोक सकते। ऑप्टिमस और उसकी टीम टाइम लेते हैं मेगाट्रॉन को अपनी टीम में लेने के लिए क्योंकि यार उनको मेगाट्रॉन में बिल्कुल भी नहीं भरोसा था। इसलिए वो लोग बेस पे आते और तब तक मेगाट्रॉन उन सारे बड़े साइज वाले यूनिक्रॉन को अकेले रोक रहा था। सारे ऑटोबॉट्स और ऑप्टिमस डिसाइड करते कि वो सब मिलके मेगाट्रॉन के साथ काम करेंगे और वो लोग जाते हैं यूनिक्रॉन को रोकने के लिए। और इस टाइम ऑप्टिमस प्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जैक को दे देता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो तो आपको आगे पता चलेगा ही, पर वो लोग ग्राउंड ब्रिज से उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जो या मेगाट्रॉन ने उनको बताया था। वहां पर जाने के बाद उनकी कॉमलिंक्स बंद हो जाते हैं। वो लोग रैचेट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर आसपास बहुत सारा डार्क एनर्जॉन था जो यार उनके सिग्नल को तोड़ रहा था। दूसरे साइड हमें पता चलता है कि जितने भी इंसान थे कोई भी यार खुश नहीं था कि मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस एक साथ मिल गए। तभी यार रैचेट एक स्टोरी सुनाता है। वो ये बताता है पहले यार ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन एक साथ ही काम करते थे। मेगाट्रॉन पहले बहुत अच्छा था, वो यार पहले लोगों का बहुत ज्यादा सोचता था, वो एक ग्लैडिएटर था, पर यार बाद में वो बुराई की साइड आ गया जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बुरा बना था। अब ये जो मेगाट्रॉन की स्टोरी है कि कैसे वो अच्छे से बुरा बना, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि आपको आई बटन पे शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया उस वीडियो का। जैसे ये स्टोरी खत्म होगा आप लोग जाके उस वीडियो को देखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगी। इसमें अभी बताऊंगा तो वीडियो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग उस सीन में बढ़ते जहां पर मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस गए थे। वो लोग या यूनिक्रॉन के हट के अंदर जा रहे थे पर वहां पर यूनिक्रॉन के काफी सारे जो बॉट्स थे वो उनको रोकने का ट्राई कर रहे थे। यूनिक्रॉन के बॉडी के अंदर काफी सारे वॉरियर्स थे जो कि इसको प्रोटेक्ट करते थे सारे चीजों से, और इस टाइम ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन उसको रोकने का ट्राई कर रहे थे। इसलिए जितने भी वॉरियर्स थे वो यार मेगाट्रॉन, ऑप्टिमस और जितने बॉट्स थे सभी को अपना टारगेट बना रहे थे। वो जितने भी वॉरियर्स थे सभी को रोकने के बाद उनको यूनिक्रॉन का हर्ट पता चल जाता है। मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस उस यूनिक्रॉन के हर्ट के अंदर चल जाते हैं। ऑप्टिमस यार जितने भी ऑटोबॉट्स सभी को ऑर्डर देता है कि तुम इन वॉरियर्स को रोको जिससे ये लोग अंदर ना आ पाए और वो लोग यूनिक्रॉन के हर्ट को डिस्ट्रॉय कर सके। पर अंदर का सीन बहुत ज्यादा अलग होता है। यूनिक्रॉन पूरी तरीके से मेगाट्रॉन पे अपना कंट्रोल कर लेता है। अब मेगाट्रॉन अपने कंट्रोल में नहीं होता और वो ऑप्टिमस को मारने का ट्राई कर रहा होता है, पर ऑप्टिमस अपने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का यूज करता है और उसको डायरेक्ट यूनिक्रॉन के ऊपर यूज करता है जिससे यार एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाता है और मेगाट्रॉन उस फोर्स फील्ड के अंदर नहीं आ पा रहा था और साथ में यूनिक्रॉन भी डिस्ट्रॉय होने लग रहा था और वो धीरे धीरे करते पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूनिक्रॉन वापस से पहले जैसा सो जाता है। हाँ, यूनिक्रॉन इस टाइम खत्म नहीं हुआ था, सभी को लग रहा था शायद यूनिक्रॉन खत्म हो गया पर वो खत्म नहीं हुआ था, वो पहले जैसा ही सो गया था। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि ऑप्टिमस अपनी याददाश्त खो देता है। ऑप्टिमस उस फेज में चल जाता है जब वो ओरायन पैक्स था, जब वो प्राइम नहीं बना था और वो और मेगाट्रॉन बहुत अच्छे दोस्त थे और जितने भी ऑटोबॉट्स है वो सभी को अपना दुश्मन समझ लेता है। अब आगे की स्टोरी वो तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट पता चलेगा क्योंकि अब ऑप्टिमस की याददाश्त चली गई है, तो क्या वो डिसेप्टिकॉन के ग्रुप में चल गया और वो भी अब डिसेप्टिकॉन बन गया है या फिर वो फिर ऑटोबॉट का साथ देगा, क्या कुछ होगा वो तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट पता चलेगा। और हमें एक और चीज पता चलता है, ये जो चीज ऑप्टिमस ने जैक को दिया था वो उसको उसने ग्राउंड ब्रिज की चाबी बोल के दिया था, पर ये ग्राउंड ब्रिज की चाबी नहीं है, ये कुछ और ही है जो कि सिर्फ ऑप्टिमस को पता है। और अगर आप भी जानना चाहते हो क्या कि ये क्या है और ऑप्टिमस डिसेप्टिकॉन बन गया कि नहीं बन गया, वो तो सब कुछ आपको इसके पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आप लोग चाहते हो पार्ट 2 के लिए तो मुझे कमेंट करना, मैं पार्ट 2 के ऊपर जल्दी से वीडियो बना दूंगा जिसमें यार बाकी की जो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की स्टोरी है वो उस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बट वो चीज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो इसलिए सब लोग जाके वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है क्योंकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब जब तक पार्ट 2 आ रहा है आप लोग मेरी इस लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके इस स्टोरी को देख सकते हो जिसे मैंने यार बताया है कि मेगाट्रॉन अच्छे से बुरा कैसे बना, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले स्टोरी बता रहा था उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इस यार लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके जाओ, आप लोग उस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा मेगाट्रॉन से रिलेटेड। और राइट वाली वीडियो में पार्ट 2 लगा दूंगा, जैसे ही पार्ट 2 अपलोड होगा आप लोग को राइट वाले में वो पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। बाय बाय गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।